लखनऊ में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। परमवीर सिंह जग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंग्लैंड जर्मनी में रह रहे आतंकियों के संपर्क में ये था। तो खालिस्तानियों के किसान आंदोलन में घुस जाने की खबर के बीच लखनऊ से पहले गिरफ्तारी हो गई है। लखनऊ में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किया गया है। परमवीर सिंह जग्गा इसका नाम है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परमवीर सिंह जग्गा इंग्लैंड और जर्मनी में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। तो ये बड़ी खबर, लखनऊ में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। खालिस्तानी आतंकी परमवीर सिंह जग्गा को गिरफ्तार किया गया है। इंग्लैंड जर्मनी में ये आतंकियों के संपर्क में था। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है परमवीर को लेकर? जी अवधेश, जो जग्गा है वो मूल रूप से पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है और इसके संपर्क इंग्लैंड में रह रहे परमजीत सिंह पम्मा और जर्मनी में रह रहे मुल्तानी सिंह से हैं। ये दोनों इंग्लैंड और जर्मनी से पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए काम करते हैं और दोनों के खिलाफ कई मुकदमे अमृतसर में पंजाब के विभिन्न थानों में हैं। जग्गा के खिलाफ भी अभी जनवरी में ही एक मुकदमा राष्ट्रद्रोह समेत अन्य धाराओं का दर्ज हुआ है अमृतसर में और ये यहाँ पर करीब 3-4 दिन से यहाँ पर देखा जा रहा था। इसको लोकेट किया था पुलिस ने, इसकी लोकेशन यहाँ पर मिली थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके इसे आज विकास नगर इलाके से पकड़ा गया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दर्शकों की तस्वीरें दिखा देते हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। जो लखनऊ से खालिस्तानी आतंकी परमवीर सिंह जग्गा गिरफ्तार किया गया है, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें केवल आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ में इसका मूवमेंट क्यों हो रहा था, किस मकसद से इधर ये आया था, क्या इस बारे में कोई जानकारी पुलिस दे रही है? देखिए, ये अभी किसी लखनऊ में सीधे नहीं आया है। लखनऊ में विभिन्न प्रदेशों और लखनऊ के आसपास के कुछ जनपदों में इसने कुछ वक्त गुजारा है, ऐसा अभी पता चला है। लखनऊ क्यों आया था, इसके लिए पुलिस अभी पंजाब पुलिस के साथ इससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ एक और आदमी था जो मध्य प्रदेश से असलहे और गोला बारूद वगैरह लाए थे। ये लोग, क्या इरादा था इनका, कौन सी वारदात करनी थी, इस बारे में अभी खुफिया एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं जग्गा से और बहुत सी चीजें अभी सामने आनी हैं। चूंकि पूछताछ अभी लंबी है, अभी मीडिया के सामने भी उसे पेश नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब में जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो पंजाब पुलिस उससे लेकर पहले वहां जाएगी। अगर जरूरी, चूंकि लखनऊ में इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो जरूरी होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई केस किया जाएगा और उसके बाद पुलिस इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि अभी एफआईआर या उस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। जो पंजाब में इसके खिलाफ एफआईआर है, अमृतसर में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसी में इसकी गिरफ्तारी हुई है यहाँ लखनऊ से और पुलिस इसे लेकर, पंजाब पुलिस इसे लेकर अमृतसर के लिए रवाना हो चुकी है। धन्यवाद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लखनऊ में खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। परमवीर सिंह जग्गा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और उत्तराखंड की बात करते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत जोशीमठ के लिए रवाना हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए निकले हैं। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो जिस तरीके से कल हादसा हुआ, अब सीएम त्रिवेंद्र रावत जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जो जवान हैं वो रेस्क्यू चला रहे हैं और इन सब के बीच सीएम भी निकल गए हैं दौरे के लिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान आया है कि अब तक 100 मीटर तक का मलबा निकाला गया और शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। लगातार डीजीपी वहां पर कैंप कर रहे हैं। तपोवन टनल की स्थिति, तपोवन में जिस टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है, लेकिन 180 मीटर के बाद उसमें एक बैंड है। राहत कर्मियों को उम्मीद है कि इस बैंड के बाद ज्यादा मलबा अंदर नहीं होगा। ये हालात की स्थिति ये है कि जो नया अपडेट है कि एक तो जो डेड बॉडी मिसिंग का नंबर था, डेड बॉडी का नंबर था, उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग,
कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गाँव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पर काम करने वाले बताए गए हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आईटीबीपी के एडीजी मनोज रावत ने क्या कहा, वो सुनवाते हैं। जो पावर स्टेशन था, उसका डैम था, उसको कल जो स्वेप्ट हो गया था, तो उससे काफ़ी हमें नुकसान हुआ था। उस ब्रिज के टूटने से तकरीबन 13 गांव जो हैं वो जो उसके अक्रॉस थे, मलारी और घमसाली की तरफ, वो सब कट ऑफ हो गए। और चूँकि आईटीबीपी का भारी डिप्लॉयमेंट है उस साइड में, चाइना का बॉर्डर है, तो हमने सबको अलर्ट कर दिया है, क्योंकि जो ड्रॉपिंग हो रही है राशन की और रसद सामान की, वो लाटा गांव और इसमें रेनी गांव में हो रही है, तो उसको हम लोग मदद कर रहे हैं आगे फर्दर पहुंचाने के लिए। और इधर जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में फंसे करीब 34 लोगों को बचाना है। अभी सुरंग के 70 मीटर तक गए हैं और करीब 180 मीटर तक और आगे जाना है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसको हम मानते हैं, इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स मिसिंग हैं, कुछ डेड बॉडीज भी मिले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग को जो आकलन है, करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है हमारा। सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के, करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जाकर करके हम एक बेंड पर आएंगे, और उस बेंड के बाद शायद ये मलबा नहीं हो, तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे, ये हम लोग का अनुमान है। जोशीमठ में जहां ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे हुए हैं और पल पल की हालात की जानकारी ले रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने उनसे बातचीत की। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार से सांसद भी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो उन्होंने जो पीछे जो प्रभावित क्षेत्र है उनका पूरा जायजा लिया, और वो अभी भी इस समय प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो वो पीछे एक जायजा जो लेकर आए हैं, उनकी क्या स्थिति है। निशंक जी, आप तो काफ़ी टाइम से यहाँ आ गए थे, तो पीछे क्या स्थिति है जान माल की हानि की, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं, क्या और किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, जो एक तो ये जो आपके सामने है वो बहुत ये जो ऋषि गंगा पर प्रोजेक्ट 6.5 मेगावाट के करीब का था, ये तो काम कर रहा था। तो जो ये ग्लेशियर यहीं से आया, जिसको साफ करते हुए नीचे गया, जो 520 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, स्वाभाविक की क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। 178 लोग उसमें चिन्हित थे जो उस दिन काम पर थे, लेकिन अभी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 121 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 34 लोग तो अंदर हैं। अभी जो सुरंग है, एक सुरंग से तो लोगों को निकाल दिया, जो पहली सुरंग थी। निशंक जी, ये जो पुल है, हाँ, ये एकमात्र पुल था जो रैणी गांव, जो गोरा देवी का गांव है, और इसके पीछे करीब दर्जन भर गांव हैं, इनका अपने ही देश से संपर्क कट गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बीआरओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं से इनका कम से कम जल्दी संपर्क जल्दी कर रहे हैं। देखिए, इस पे पीडब्ल्यूडी और डीजीबीआरबी लगातार लगी हुई है, और अभी पहली चुनौती जिनको बचाया जा सकता है उनकी है, और दूसरे में जो ये गाँव संपर्क से टूटे हैं, अभी जिलाधिकारी ने बताया है कि लगातार वो खाद्यान्न से लेकर के, और जो लोग उधर कुछ लोग संकट में थे, फंसे हुए थे, उनको भी लगातार संपर्क साध रहे हैं। तो हमारे साथ थे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो उन्होंने बताया कि राहत कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत जल्दी उनके संपन्न होने की उम्मीद भी है, लोगों को राहत मिलेगी और ऑपरेशन पूरा होगा। एबीपी गंगा के लिए रैणी गाँव से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड त्रासदी में बहुत से लोगों के परिवार उजड़ गए। किसी ने अपने भाई को खो दिया, तो कोई बूढ़ी आंखें कातर निगाहों से बेटे की फोटो निहार रही हैं। लेकिन महाप्रलय में अपनों की वापसी की उम्मीद की रोशनी आंखों में नहीं बची है। गोरखपुर के 3 ऐसे परिवार जिलाधिकारी और आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे, जिनके परिवार को अपने सदस्य का इस आपदा के बाद से कोई पता नहीं चला है। गोरखपुर के रहने वाले 3 मजदूर उत्तराखंड त्रासदी में लापता हो गए हैं। गोरखपुर के ग्राम गौरा खास पोस्ट जगत बेला के 36 वर्षीय धनुषधारी सिंह, 22 वर्षीय वेद प्रकाश और गोरखपुर के सहजनवा के 22 वर्षीय नागेंद्र सिंह इस आपदा के बाद लापता हैं।
लापता ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। ये लोग जोशीमठ तपोवन के एनटीपीसी में एक फर्म के माध्यम से मजदूरी का काम करते रहे हैं। गोरखपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीद करते हैं कि उनकी जान माल का नुकसान नहीं हुआ हो। उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी हासिल होगी वो परिजनों से संपर्क में लगातार है और उनको दी जाएगी। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, नगर विकास मंत्री के कार्यक्रम में पार्षदों ने सियासी नाटक खड़ा कर दिया। कुर्सियां नहीं मिलने पर जमीन पर पार्षद बैठ गए और नगर निगम प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा था। अधिकारियों के समझाने के बाद भी पार्षद नहीं माने। खराब व्यवस्था के चलते पार्षद नगर विकास मंत्री से शिकायत करेंगे। तो देखिए कानपुर की तस्वीर है जहां पर जो पार्षद थे कुर्सियां नहीं मिलने की वजह से जमीन पर ही बैठ गए। तो नगर विकास मंत्री के कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां नहीं मिली थी। नगर निगम प्रांगण में ही कार्यक्रम हो रहा था और कुर्सियां नहीं मिलने के बाद इन लोगों ने हंगामा कर दिया। अभी तक नहीं, हम लोगों के पास पानी की बोतल नहीं मिल रही है। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एयर स्ट्रिप, रेलवे परिगामी सेतु, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर जल्द से जल्द से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर बड़े से बड़ा विमान विषम परिस्थितियों में उतारा जा सकता है और इसके लिए सुल्तानपुर वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हर हाल में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रीढ़ बनने जा रहा है। यहाँ व्यापक संभावनाओं का क्षेत्र बनने जा रहा है। यहाँ औद्योगिक निवेश होगा जो कि भविष्य में पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। औद्योगिक निवेश होगा, विकास में हम सब का एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये विकास ही हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है। हमें समृद्धि और खुशहाली का मार्ग विकास के माध्यम से ही देखने को मिल सकता है। ये केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का बैकबोन यानी उसकी रीढ़ बनने जा रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ये व्यापक संभावनाओं का एक क्षेत्र बनेगा। औद्योगिक निवेश होगा, विकास में हम सब का एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए। बहराइच में अज्ञात लाशों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में बहराइच लखनऊ मार्ग के पास ग्राम सिसाई हैदर में एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ। लड़की की उम्र 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गहरी छानबीन में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना की जानकारी देते हुए कहा कि घटना की गहराई से छानबीन की जा रही है, शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। मेरठ में 1987 में हुए दंगों के मामले में 33 साल से फरार चल रहे पूर्व पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 1987 में मेरठ जिले में भारी दंगे हुए थे और इस दौरान हिंसा में जहां कई लोगों की जान चली गई, वहीं करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में हुए दंगों में कुल 87 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 25 व्यक्तियों ने अपनी जमानत करा ली थी, जबकि अन्य में से कोई आरोपी तारीख पर नहीं आए। जमानत कराने वाले सभी व्यक्ति 18 साल के लंबे समय के बाद इस मामले में बरी हो चुके हैं, जबकि फरार चल रहे सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 33 साल से फरार चल रहे अहमद गली नगर गली नंबर 4 निवासी पूर्व पार्षद आबिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कानपुर में शराब माफिया चंदू उर्फ चंद्र प्रकाश जाड़ी को कानपुर की सीएमएम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के साथ पेश किया गया। राजस्थान, बिहार, नोएडा समेत कई राज्यों में 20 से अधिक मुकदमों में वांछित था। शराब माफिया चोरी की गाड़ियों से शराब की सप्लाई कराता था। वहीं इस शराब माफिया पर नजीराबाद थाने में 50,000 का इनामी भी था। और आगरा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।
पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग एक कबाड़ के गोदाम की आड़ में अवैध शराब फैक्ट्री चला रहे थे। दरअसल ये लोग घटिया किस्म की शराब हरियाणा से तस्करी करके लाते और केमिकल डालकर शराब के कई ठेकों पर सप्लाई करते थे। फैक्ट्री के अंदर से पुलिस ने भारी तादाद में स्टिकर, बोतल, ढक्कन और 200 पेटियां अवैध शराब की बरामद की हैं। आगरा एसएसपी ने कार्रवाई करने वाली टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की। शामली पुलिस का शराब तस्करों के खिलाफ क्लीन अभियान जारी है। यहां पर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। गांव आल्दी के जंगलों से 15 लीटर कच्ची शराब, 3 किलो यूरिया के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस के इस अभियान से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बरामद की है शामली में और 3 शातिर शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। और जो अवैध शराब तस्कर है इस वक्त उनमें हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शामली में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान अवैध शराब के खिलाफ चला रखा है। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में संबोधन के दौरान किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के बढ़ते कद का भी जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के बाप की झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना करते। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। समय है, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूं। 2047 में देश जब आजादी की शताब्दी मनाए, तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे, इन सपनों को बार बार हमने लेते रहना चाहिए। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है, भारत से अपेक्षाएं भी हैं और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा, दुनिया की बहुतेक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा। मैं श्रीमान डेरेक जी की बात सुन रहा था, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटिमिडेशन, हाउडिंग, जब शब्द सुन रहा था तो लग रहा था कि ये बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं। कांग्रेस के हमारे बाजवा साहब भी काफी अच्छा बता रहे थे इस बात, और इतना लंबा खींच करके बता रहे थे तो मुझे लग रहा था बस आप थोड़ी देर में ये इमरजेंसी तक पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है, वो 84 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। खैर, कांग्रेस देश को बहुत निराश करती है, आपने भी निराश कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का जवाब भी आया है। लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा,
हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। समस्या ही काट दो, भाई बिल्लू को वापसी दे दो, अपना निपट देगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। हल्द्वानी के मुखानी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बड़े शातिर तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बताया, आरोपी मुक्तेश्वर से 2 किलो 770 ग्राम चरस लेकर यहां पर स्थानीय स्तर पर बेचने के लिए आ रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से एक ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। आरोपी एक बेकरी संचालक है, वहीं से स्थानीय स्तर पर चरस तस्करी का काम करता था। देर रात हल्द्वानी पुलिस ने चेकिंग के दौरान हेमचंद्र को चंबल पुल के पास चरस के साथ गिरफ्तार किया है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो देश की बात करें और देश में लगातार कोरोना टीकाकरण करना अभियान जारी है। इसी क्रम में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हो गया है और इस टीकाकरण अभियान में आज देहरादून के पुलिस लाइन में एसएसपी योगेंद्र रावत ने भी कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना के जो टीके लगाए जा रहे हैं, वहीं 18 फरवरी तक 3200 पुलिसकर्मियों को कोरोना के टीके लगने हैं।